सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षण विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। खेल शिक्षण विधियों में अब तक हम 4 प्रकार की शिक्षण विधियों को पढ़ चुके हैं। इन्हीं खेल विधियों में अब छोटी-छोटी कुछ अन्य और विधियां हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे कि वे खेल विधियां और कौन सी हैं और उनमें क्या शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन खेल विधियों में आज हम लेते हैं पहले ड्रेकाली शिक्षा प्रणाली। ड्रेकाली शिक्षा प्रणाली क्या है? अमेरिका के एक शिक्षाविद हुए हैं जिनका नाम था ड्रेकाली। उनके द्वारा जो शिक्षा प्रणाली प्रतिपादित की गई उसी के आधार पर नाम पड़ा ड्रेकाली शिक्षा प्रणाली। यह शिक्षा प्रणाली अमेरिका में 1925 ईस्वी में प्रतिपादित की गई थी और मानसिक जो बालक हैं, मानसिक विमंदित बालक हैं, जिनमें कोई ना कोई विकार होता है, उन मानसिक विकृत बालकों को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का आविष्कार किया गया है। इसमें मानसिक मंदबुद्धि बालकों की जैसी रुचि होती है, जैसी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उनके अनुसार उनको शिक्षा का अवसर दिया जाता है। प्राचीन गुरुकुल पद्धति की भांति की तरह है या प्राचीन गुरुकुल पद्धति की तरह है। इसमें बालक को शिक्षक के पास में ही रखा जाता है और शिक्षक उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षण कार्य करवाता है। यह शिक्षा प्रणाली 4 से लेकर के 19 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। अधिकतर माध्यमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर, दोनों स्तरों पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या है ड्रेकाली शिक्षा प्रणाली। सबसे पहले इसके प्रवर्तक कौन हुए हैं? तो ड्रेकाली ही इसके प्रवर्तक हैं। उन्हीं के नाम पर इसका नाम ड्रेकाली शिक्षा प्रणाली रखा गया है। इसका प्रवर्तन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। यह शिक्षा प्रणाली किस आयु वर्ग के लिए उपयोगी मानी गई है? तो आयु वर्ग है 4 से 19 वर्ष तक के मंदबुद्धि बालकों के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और क्या प्रमुख विशेषताएं हैं ड्रेकाली शिक्षा प्रणाली में? तो देखिए यह प्रणाली मानसिक विकृति युक्त बालक बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए प्रतिपादित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो मानसिक विकृति युक्त बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, तो उनको शिक्षा से जोड़ना ही इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य माना गया था। इसमें बालक की रुचियों, क्रियाओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं व सामाजिक जीवन को दृष्टिगत रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है कि बालक की रुचि किस में है, वह किस प्रकार का कार्य कर सकता है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखा जाता है, उसकी सामाजिक जीवन शैली को भी ध्यान में रखा जाता है और उस आधार पर जो शिक्षा दी जाती है वही ड्रेकाली शिक्षा प्रणाली मानी जाती है। फिर देखिए इसमें प्राचीन गुरुकुल पद्धति की तरह प्राकृतिक वातावरण में आवासीय शिक्षा दी जाती है कि जैसे हमारी भारत में प्राचीन शिक्षा पद्धति में बालक बालिकाएं किसी गुरु के आश्रम में चले जाते थे और वहीं रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे, वैसे ही ड्रेकाली शिक्षा प्रणाली भी हमारी प्राचीन भारतीय गुरुकुल पद्धति का निर्वहन करती है। इसमें भी बालक गुरु के आश्रय में रहता है और वहीं कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्राचीन गुरुकुल पद्धति की तरह प्राकृतिक वातावरण में आवासीय शिक्षा दी जाती है। विश्व में आवासीय विद्यालयी शिक्षा की शुरुआत शायद इसी योजना से हुई मानी जाती है। ड्रेकाली शिक्षा प्रणाली से ही मुख्यतः वर्तमान शिक्षा पद्धतियों के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों की अवधारणा प्रकट हुई। वर्तमान में मूक बधिर एवं मंदबुद्धि विद्यालयों में इसी योजना के आधार पर शिक्षा दी जाती है। आजकल के जो मूक बधिर विद्यालय हैं, मंदबुद्धि बालकों के लिए जो विद्यालय खोले गए हैं, उनमें शिक्षा देने का आधार ड्रेकाली शिक्षा योजना ही है। इसी के आधार पर इनमें शिक्षा दी जाती है। इस योजना में एक विशेष प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। वह समय सारणी क्या होती है कि इसमें प्रातः काल तो बच्चों को
भाषा की शिक्षा दी जाती है और शाम के समय उनको खेल एवं संगीत की शिक्षा दी जाती है। एक विशेष प्रकार की समय सारणी ड्रीकाली शिक्षा योजना में है कि सुबह आने पर बच्चों को भाषा संबंधी जानकारियां दी जाए और शाम के समय उनकी रुचि के अनुसार उनको खेल संगीत आदि का ज्ञान प्रदान किया जाए। तो यही शिक्षा प्रणाली है ड्रीकाली शिक्षा प्रणाली, जिसके प्रवर्तक हैं ड्रीकाली। अमेरिका में 1925 ईस्वी में इसका प्रवर्तन किया गया था। मंदबुद्धि बालकों के लिए यह प्रणाली काम में ली जाती है। 4 से 19 वर्ष इसका आयु वर्ग है और प्राचीन गुरुकुल, भारतीय जो गुरुकुल पद्धति है उसकी तरह इसमें शिक्षा दी जाती है। अब दूसरी एक और खेल प्रणाली हम आगे ले रहे हैं, वह आती है विनेटिका योजना। विनेटिका योजना क्या है, किसे हम विनेटिका योजना कहते हैं? देखिए, जैसे ड्रीकाली ने शिक्षा विधि का प्रतिपादन किया तो वो ड्रीकाली पद्धति हो गई। इसी प्रकार अमेरिका में ही एक शिक्षाविद हुए हैं जिनका नाम है कार्लटन वासबर्न। इन्होंने अमेरिका के विनेट नामक नगर में एक विद्यालय खोला था। उस विद्यालय में इनको कुछ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो काम किया वह काम ही आगे चल कर के विनेटिका योजना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की तरह इसमें काम किया जाता है। बालक को लिखना पहले सिखाया जाता है और पढ़ना बाद में सिखाया जाता है। तो लेखन पर अधिक जोर देने वाली जो दूसरी शिक्षा प्रणाली है मोंटेसरी के अलावा, वह विनेटिका योजना है। तो इसके भी क्या मुख्य बातें इसमें पूछी जा सकती हैं। विनेटिका योजना के प्रवर्तक कौन हैं? तो उत्तर है कार्लटन वासबर्न। कार्लटन वासबर्न। इसका प्रतिपादन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के विनेट नामक नगर में इसका प्रतिपादन हुआ था। विनेट नगर से शुरू होने के कारण ही इसका नाम विनेटिका योजना रखा गया है। नामकरण इसका विनेटिका रखा गया तो वो विनेट नगर के आधार पर ही पड़ा है। क्या होता है इसमें कि इस योजना में भी व्यक्तिगत भिन्नता पर अधिक बल दिया जाता है। बालक कैसा सीख रहा है, तीव्र गति से या मंद गति से, तो उसकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। इस योजना में बालक को पहले लिखना सिखाया जाता है और उसके बाद में पढ़ने पर जोर दिया जाता है। लिखना पहले सिखाते हैं, पढ़ने पर जोर बाद में देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की तरह इस विनेटिका योजना में भी लिखित कार्य यानी लेखन कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। मोंटेसरी और विनेटिका दोनों ऐसी शिक्षा प्रणालियां हैं जिनमें लेखन को पठन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। अब जब लेखन पर ही जोर दे देते हैं तो शुद्ध उच्चारण करना एवं वाचन कम सिखाना इस विधि का प्रमुख दोष माना जाता है। लेखन कार्य पर ही अधिक बल देते हैं तो इसमें वाचन पठन उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया जाता, यह इसका एक दोष हो जाता है। अब चलते हैं, आगे की योजना आती है बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा योजना। बुनियादी शिक्षा योजना। बुनियादी शिक्षा योजना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित योजना मानी जाती है। देखिए, इन्होंने मुख्य रूप से अपनी इस शिक्षा योजना में यह प्रस्ताव रखा था कि मुख्य रूप से 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उनको प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए कि अन्य भाषाओं में शिक्षा नहीं दे करके बच्चे की मातृभाषा में ही उसे शिक्षा दी जाए। और शिक्षा देने का मतलब केवल साक्षरता नहीं है, शिक्षा देने का मतलब है कि उसे किसी न किसी उद्योग या हस्तशिल्प कला में भी कुशलता प्रदान की जाए। उद्योग या हस्तशिल्प कला से उसे जोड़ा जाएगा तो भविष्य में वह उसी उद्योग या हस्तशिल्प को अपनाकर अपना जीवन यापन भी कर सकता है। तो इस प्रकार से जहां उद्योग और हस्तशिल्प कला को शिक्षा में शामिल करने वाली योजना है, उसी योजना को हम बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा योजना के नाम से पुकारते हैं। इसमें भी जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो क्या हैं? तो देखिए,
बुनियादी शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन हुए हैं? तो उत्तर है महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा योजना वर्धा योजना के प्रवर्तक कौन हैं? महात्मा गांधी। इसको कहाँ से प्रतिपादित किया था? तो वर्धा, जो भारत के महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के वर्धा स्थान से इस योजना का आरंभ हुआ था। कब हुआ था? तो समय है अक्टूबर 1937 ईस्वी में इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्या है, कैसे शुरुआत हुई, इसकी अवधारणा क्या है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में सबसे पहले 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले हुए। उन्होंने यह विचार रखा कि हमारे देश में भी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसी के आधार पर 31 जुलाई 1937 ईस्वी को गांधी जी का हरिजन पत्र निकलता था। उस पत्र के अंक में, जो 31 जुलाई 1937 का अंक निकला, उस अंक में प्रकाशित एक लेख में महात्मा गांधी ने लिखा था, उसमें एक लेख लिखा था, लेख छपा था महात्मा गांधी जी का। उसमें उन्होंने क्या लिखा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वोत्तम शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के विकास से है। कि शिक्षा क्या है? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वोत्तम शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के विकास से है। साक्षरता शिक्षा नहीं है कि केवल बच्चे को अक्षर ज्ञान करवा देना वह शिक्षा नहीं है। शिक्षा का आरंभ साक्षरता से नहीं अपितु किसी उपयोगी उद्योग या शिल्प से होना चाहिए। इस शिक्षा का आरंभ केवल अक्षर ज्ञान से नहीं, किसी उद्योग से या किसी शिल्प कला से शिक्षा का आरंभ होना चाहिए। यह कथन किस विद्वान के द्वारा लिखा गया है? तो वो है महात्मा गांधी, जो कि 31 जुलाई 1937 में हरिजन पत्र के एक लेख में यह कथन छपा था। इसके बाद में क्या हुआ? 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी का दिन है। मारवाड़ी हाई स्कूल वर्धा का स्कूल है मारवाड़ी हाई स्कूल वर्धा के रजत जयंती समारोह के अवसर पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस सम्मेलन की अध्यक्षता या सभापतित्व करने वाले थे महात्मा गांधी। तो इस अवसर पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी को इस शिक्षा की, इस योजना की शुरुआत की गई। जो वर्धा स्थान से शुरू होने के कारण इसको वर्धा योजना के नाम से भी पुकारा जाता है। इस सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे। वो प्रस्ताव क्या हैं? तो इस सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे। क्या प्रस्ताव थे? कि 7 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए। 7 वर्ष तक की प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य भी हो, निःशुल्क भी हो। दूसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा अंग्रेजी आदि माध्यम से नहीं, बच्चों की जो मातृभाषा है उसी में शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर एक प्रस्ताव आया कि शिक्षा उद्योग तत्व अथवा हस्तशिल्प के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। हस्तकला कोई भी हो सकती है, उद्योग कोई भी हो सकता है, उनको माध्यम बनाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा को शिक्षा की धुरी मानकर अन्य सभी विषय उससे संबंधित करके पढ़ाए जाएं। कि ऐसा नहीं कि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो केवल हिंदी में ही शिक्षक लगा रहेगा, एक विषय के साथ अन्य विषयों को भी सह संबंधित करके फिर शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। हस्तशिल्प या उद्योग का चयन बालकों के वातावरण के अनुसार किया जाए। कि बालक किस वातावरण से निकल करके आया है, उसी वातावरण के अनुसार उद्योग या हस्तशिल्प का चयन उसे करना चाहिए। ये कुछ प्रस्ताव इस वर्धा के सम्मेलन में पारित किए गए थे। यहीं से यह वर्धा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना आरंभ हो गई। किस आयु वर्ग के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो यह योजना 7 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए उपयोग में ली जाती है। 7 से 14 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं वो उनके लिए इस योजना का प्रवर्तन किया गया है। क्या विशेषताएं हैं इस वर्धा योजना में? बुनियादी शिक्षा योजना में मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हमें पढ़ने को मिलती हैं? तो देखिए इसमें क्या विशेषताएं हैं। एक तो
छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है। पहली विशेषता कि जो बच्चों की मातृभाषा है उसी मातृभाषा में उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरी, छात्रों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। मातृभाषा में शिक्षा देते हैं और 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देते हैं। आरटीई में भी 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, वही इसमें है। छात्रों को हस्तशिल्प कलाओं का ज्ञान करवाया जाता है। मूर्ति कला, चित्रकला आदि जो कलाएं हैं, इन कलाओं का ज्ञान भी बच्चे को इसमें करवाया जाता है। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। छात्र किसी उद्योग या कला का चयन करते हैं, उससे उनको कुछ आमदनी भी हो जाती है। वो काम करेंगे, उस काम के बदले में उनको कुछ पैसा मिलता है, उससे उनमें आत्मनिर्भर बनने का गुण भी आता है। यह समवाय शिक्षा प्रणाली है। समवाय का मतलब क्या है कि इसमें एक विषय को अन्य विषयों के साथ में जोड़ करके पढ़ाया जाता है, तो यह समवाय शिक्षा प्रणाली है। अर्थात इसमें शिल्प को केंद्रीय विषय मान करके उससे स्वाभाविक संबंध स्थापित करते हुए अन्य सभी विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। शिल्प या उद्योग को तो मुख्य विषय मान लिया जाता है और उसके साथ अन्य विषयों को भी जोड़ करके इसमें शिक्षा दी जाती है। फिर इस प्रणाली में उद्योग के अतिरिक्त प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं के माध्यम से भी भाषा एवं साहित्य की शिक्षा प्रदान की जाती है। कि प्राकृतिक वातावरण में, सामाजिक वातावरण में जैसा बच्चे का है उसी से उनकी शिक्षा को जोड़ दिया जाता है और उसके हस्तशिल्प के साथ साथ भाषा और साहित्य की शिक्षा भी इसमें दी जाती है। और कोई जानकारियां इस विधि से संबंधित विशेष तथ्य लेते हैं कि इस प्रणाली में जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको 2 पारियों में संचालित किया जाता है। बुनियादी शिक्षा योजना की शिक्षण प्रक्रिया कितनी पारियों में संचालित होती है? 2 पारी। कैसे कैसे? प्रथम पारी और द्वितीय पारी। प्रथम पारी में तो बच्चे को 2 से 3 घंटे तक सैद्धांतिक या पुस्तकीय शिक्षा दी जाती है। जो पुस्तकीय ज्ञान होता है वह लगभग 2-3 घंटे तक दिया जाता है। और द्वितीय पारी में उसको हस्तशिल्प कलाओं की शिक्षा प्रदान की जाती है। हस्तशिल्प कलाएं कैसे? काष्ठ कला, लकड़ी के ऊपर कोई चित्र आदि बनाना, मृद कला, मिट्टी की कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला, पुस्तक कला, सिलाई, बुनाई, कताई, खेलकूद, ये जितने भी हस्तशिल्प से संबंधित साधन हैं इनका ज्ञान द्वितीय पारी में करवाया जाता है। फिर देखिए, एक राष्ट्रपति हुए भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने भी बुनियादी शिक्षा की प्रशंसा करते हुए बुनियादी शिक्षा को नई तालीम कह करके पुकारा था। कभी प्रश्न आ जाए किस शिक्षा को नई तालीम कहा है, तो बुनियादी शिक्षा को कहा है। बुनियादी शिक्षा को नई तालीम किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। फिर शिक्षण में सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? तो इसमें आता है कि शिक्षण में सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग, भारत में सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग इसी बुनियादी शिक्षा प्रणाली से देखने को मिलता है कि शिक्षण में सहायक सामग्री भी काम में ली जा सकती है। वर्तमान में यह प्रणाली किस रूप में है? पूरी शिक्षा में वैसे पूर्ण रूप से लागू नहीं है, लेकिन SVW कार्यानुभव के नाम से एक अलग विषय चलता है। उस कार्यानुभव SVW विषय के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा का स्वरूप आज भी हमें देखने को मिल जाता है। भारत में सामाजिक ज्ञान विषय को किस प्रणाली के अनुसार पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था? ये प्रश्न आता है। तो भारत में सामाजिक ज्ञान विषय को बुनियादी शिक्षा प्रणाली के आधार पर ही पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। देखिए, साहित्य में या शिक्षण में एक स्वरूप आता है, सूत्र आता है 3H, 3H। 3H कौन कौन से? हेड, हार्ट और हैंड। हेड मस्तिष्क, हार्ट हृदय और हैंड हाथ, इनसे मिलकर के शिक्षा दी जाती है। ये 3H की अवधारणा प्रदान की गई थी पेस्टोलॉजी के द्वारा। 3H की अवधारणा देने वाले विद्वान तो कौन है? पेस्टोलॉजी। इसी का अनुकरण करते हुए महात्मा गांधी जी ने भी एक अवधारणा दी थी 4H की। 3H के स्थान पर 4H की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं महात्मा गांधी। 4H क्या क्या हैं?
हेड, हार्ट, हैंड, तीन तो ये थे ही, इनके साथ इन्होंने हेल्थ को और जोड़ दिया, स्वास्थ्य को और जोड़ दिया, और 4H की अवधारणा इस बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत प्रकट की गई। तो ये महात्मा गांधी जी की वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा योजना है, जिसमें उद्योग और हस्तशिल्प को शामिल करते हुए बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती है। अब ये जो खेल विधियां हम पढ़ रहे हैं, इन सभी के आधार पर बनती है एक खेल विधि। खेल विधि या खेल प्रणाली वास्तव में क्या है और इसका प्रतिपादन कब और किसके द्वारा किया गया था, इसके रूप में आता है। तो खेल विधि या खेल प्रणाली के वास्तविक प्रतिपादक माने जाते हैं हेनरी काल्डवेल कुक। हेनरी काल्डवेल कुक जो ब्रिटेन में हुए थे, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज नामक स्थान से उन्होंने अपनी इस खेल विधि का आरंभ किया था। कैसे किया था कि हेनरी काल्डवेल कुक कैम्ब्रिज के पर्स स्कूल, कैम्ब्रिज का एक स्कूल है जिसका नाम है पर्स स्कूल, वहाँ अंग्रेजी विषय के शिक्षक थे। यहीं उन्होंने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए इस खेल विधि का प्रतिपादन किया था। खेल द्वारा शिक्षा दी जाए, इसका प्रतिपादन इनके द्वारा इसी पर्स स्कूल में किया गया था। इसके लिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। तो हेनरी काल्डवेल कुक के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द प्ले वे। इनकी रचना है द प्ले वे। इसी रचना में इन्होंने इस खेल प्रणाली की चर्चा की है। तो अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने खेल प्रणाली की विस्तार से चर्चा की है कि कैसे हम खेल के द्वारा बच्चे को शिक्षा से जोड़ सकते हैं। इसी खेल विधि की कुछ परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। सबसे पहले ह्यूजेज एंड ह्यूजेज नामक एक विद्वान हुए। इन्होंने खेल विधि की परिभाषा देते हुए लिखा है, क्या लिखा है कि वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उसके स्वाभाविक खेल में पाई जाती है, तो प्रायः खेल विधि कहलाती है। देखिए, वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उसके स्वाभाविक खेल में पाई जाती है, प्रायः उसे ही खेल विधि कहते हैं। कि बच्चों में स्वाभाविक रूप से खेलने का गुण होता है, तो जैसी स्वाभाविक खेल की क्षमता है वैसी क्षमता ही जिस विधि में शिक्षा में दी जाती है वही खेल विधि है। इसके प्रतिपादक हेनरी काल्डवेल कुक हैं। उन्होंने भी क्या लिखा है इसके बारे में? मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। यदि कोई बालक किसी कार्य को पूर्ण हृदय के साथ कर सकता है तो वह खेल ही है। खेल में ही बालकों की रुचि होती है, और दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि वही कार्य करने के योग्य है जो खेल है। तो इसी आधार पर इन्होंने खेल विधि का प्रतिपादन किया था। यह विधि कुछ खेल सिद्धांतों पर कार्य करती है। पूछ लिया जाए कि कौन कौन से खेल सिद्धांतों पर यह कार्य करती है और उन सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो देखिए, सिद्धांत का नाम पूछा जाए, पूर्व अभिनय का सिद्धांत खेल में पहले आता है। पूर्व अभिनय का सिद्धांत जो मालब्रेंस के द्वारा दिया गया था। एक है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये मैकडूगल का सिद्धांत माना जाता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये जी स्टैनले हॉल के द्वारा प्रतिपादित है। पुनः प्राप्ति का सिद्धांत, लाजारस जो जर्मनी के विद्वान हुए हैं इनके द्वारा पुनः प्राप्ति का सिद्धांत दिया गया था। परिष्कार का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले विद्वान हैं अरस्तु, और अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत देने वाले विद्वान हैं जर्मनी के शीतलर और ब्रिटेन के हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ये सभी सिद्धांत ही खेल विधि के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। तो ये एक सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के प्रतिपादक पूछे जाएं कि कौन इसका प्रतिपादक है, तो इसके अनुसार हमें इनका उत्तर देना है। और क्या विशेषताएं इस खेल विधि के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिल सकती हैं? तो देखिए, इस प्रणाली में शिक्षा के क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप पर बल दिया जाता है कि बच्चा कार्य करेगा, व्यवहार में जैसा अनुभव करता है वैसा उसे कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। तो क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप पर बल देने वाली विधि है खेल विधि। यदि कहते हैं कि यदि कठिन और नीरस कार्य को भी
खेल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह भी सरल, सरस और सुग्राह्य हो जाता है। कितना ही कठिन से कठिन या नीरस से नीरस कार्य क्यों ना हो, यदि उसको खेल से जोड़ दिया जाता है तो वह कठिन और नीरस भी सरल, सरस और ग्राह्य बन जाता है। खेल द्वारा शिक्षा दिए जाने से भाषा शिक्षण रुचिकर एवं स्थायी होता है। कोई भी अपन भाषा की ही बात नहीं करें, चाहे किसी भी विषय की शिक्षा हम दे रहे हैं, उसको यदि खेल से जोड़ दिया जाता है तो बच्चा उसमें रुचि लेने लग जाता है और खेल से प्राप्त ज्ञान हमेशा स्थायी भी रहता है। तो इसमें बच्चों की रुचि और स्थायित्व का भी ध्यान रखा जाता है। यह विधि कौन से स्तर के लिए काम में ली जाती है, तो प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए ये उपयुक्त विधि मानी जाती है। प्राथमिक स्तर पर भी काम में ले सकते हैं तो माध्यमिक स्तर पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द प्ले वे पुस्तक के लेखक हैं कौन? हेनरी काल्डवेल कुक। इन्होंने खेल विधि के संबंध में यह पुस्तक लिखी थी। ऐसी ही एक और रचना प्राप्त होती है हमें, रचना का नाम है प्ले वे सजेशंस, प्ले वे सजेशंस, जिसके लेखक हैं W.M. रायबर्न। इन्होंने भी खेल विधि के बारे में अपनी कुछ बातें लिखी हैं। वो क्या हैं? तो W.M. रायबर्न जिनकी पुस्तक है प्ले वे सजेशंस के मतानुसार 4 ऐसे साधन माने गए हैं जिनके द्वारा खेलों का प्रयोग पाठशालाओं में अथवा पाठशाला संबंधी कार्यों में आसानी से किया जा सकता है। सैद्धांतिक प्रश्न हो जाए, रायबर्न के मतानुसार कितने साधन माने गए हैं जिनका हम पाठशालाओं में खेल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो 4 साधन माने गए हैं। 4 साधन कौन कौन से इन्होंने बताए हैं कि कुछ तो शिक्षा संबंधी खेल बच्चों को खिलाए जा सकते हैं जिनसे वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, अथवा ऐसी क्रियाएं जिनमें खेल संबंधी भावना पाई जाए। यदि वास्तविक खेल नहीं होता तो ऐसी क्रियाएं भी करवा सकते हैं जिनमें खेल के जैसी भावना पाई जाती है। अनेक प्रकार की रचनात्मक क्रियाएं, पत्र लिखवाना या अन्य सामग्री उनसे बनवाना, ये भी एक खेल ही होता है। अथवा नाटकीकरण, बच्चों से कोई अभिनय करवाना भी खेल का ही एक अंग है। तो अगर ये चीज़ें हम शिक्षा से जोड़ देते हैं तो वही विधि खेल विधि के नाम से जानी जाती है, जो हेनरी काल्डवेल कुक के द्वारा प्रतिपादित विधि मानी जाती है। तो ये प्रारंभिक स्तर पर या कुछ देखें तो माध्यमिक स्तर पर काम भाषा शिक्षण के लिए काम में ली जाने वाली विधियां हैं जिनको खेल खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। खेल सिद्धांत इनमें मुख्यतः काम करता है। इन सभी प्रकार की जो विधियां हमने पढ़ी हैं, इनके प्रवर्तक या प्रवर्तन वर्ष या स्थान आदि से संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षा में रीट में किए जाते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आप इन प्रश्नों को सही ढंग से हल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी अवश्य लिखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों परिचितों को भी सब्सक्राइब करने का सुझाव दें, जिससे आपके साथ साथ उनको भी शिक्षण विधियों आदि के संबंध में अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।